सकता है कि मायरा सिर्फ हमारे कहने पर राहुल से शादी करने के लिए मान गई हो, लेकिन अगर वो सिर्फ हमारा दिल रखने के लिए शादी कर रही है तो वो जिंदगी भर खुश नहीं रह पाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे अभी जाकर महेंद्र से बात करनी होगी। इसी ख्याल के साथ सुनैना अपने कमरे के अंदर दाखिल हुई और उन्होंने महेंद्र को देखते ही अपने दिल की बात उनके सामने रखी। मैं कुछ सोच रही थी। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि हमें मायरा पर शादी के लिए ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। अचानक से मायरा की शादी की बात सुनकर महेंद्र कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सुनैना से पूछा, और आप अचानक इस बारे में क्यों सोच रही हैं? इस पर सुनैना को मायरा के कमरे में हुआ इंसिडेंट याद आ गया और उन्होंने महेंद्र से कहा, मैं ये सब इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मायरा के दिल में कोई और है, और जब तक हम इस बारे में पता नहीं लगा लेते तब तक हमें उसकी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। महेंद्र को भी सुनैना की बात सही लगी, इसीलिए उन्होंने सहमति जताते हुए कहा, देखो, इस तरह की बातें अगर माँ अपनी बेटी से करे तो ज्यादा अच्छा होता है। तो मायरा से बात करो और पता लगाने की कोशिश करो कि उसके दिल में क्या चल रहा है। सुनैना ने भी हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं ही उससे बात करूंगी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे। जो भी उसके दिल में है मैं चाहूंगी कि उसी इंसान से मायरा की शादी हो। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मायरा खुश रहे। चलो अब बहुत देर हो गई है, सो जाओ। इतना कहकर महेंद्र ने लाइट ऑफ कर दी। अगली सुबह मायरा देर से सोकर उठी, और ऐसा इसीलिए था क्योंकि आज संडे था और उसे ऑफिस नहीं जाना था। अपना मॉर्निंग रूटीन खत्म करने के बाद जब वो नीचे आई तो किचन की तरफ चली गई। वहां उसे सुनैना काम करते हुए दिखाई दी। गुड मॉर्निंग मॉम। मायरा ने सुनैना को ग्रीट किया और किचन के काम में उनकी हेल्प करने लगी। मायरा को काम करते हुए देखकर सुनैना ने अचानक ही उससे कहा, तुम्हें पता है मायरा, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं आता था। मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और तब मैं रिश्तों को भी ठीक से नहीं समझ पाती थी, और मेरी और तुम्हारे डैड की अरेंज मैरिज थी, तो जाहिर है मुझे शादी में बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़े। मायरा बड़े ही ध्यान से अपनी माँ की बात सुन रही थी और उन्हें समझाने की कोशिश भी कर रही थी। तभी सुनैना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक नजर मायरा को देखा और आगे बोली, एक माँ होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूंगी कि जो मेरे साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी हो बेटा। इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि तुम अपने पसंद के लड़के से ही शादी करना, ताकि तुम्हारी आगे की जिंदगी खुशनुमा हो और तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो। इतना कहकर सुनैना ने एक बार फिर मायरा की तरफ देखा। मायरा भी सुनैना को ही देख रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी मॉम को क्या हो गया है। मायरा ने मन ही मन खुद से सवाल किया, ये मॉम को क्या हुआ है? आज अचानक मुझे अपने और डैड के बारे में क्यों बता रही हैं? इनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? अब ये तो यही जाने। कुछ देर बाद सुनैना ने मायरा से अपने मन में चल रहा सवाल पूछ ही लिया, मायरा, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? मुझे सच सच बताओ। यू नो यू कैन शेयर एनीथिंग विथ मी, राइट? सुनैना का सवाल सुनकर मायरा के दिमाग में किसी का धुंधला अक्स उभरने लगा। इससे पहले कि वो साफ साफ उस शख्स का चेहरा देख पाती, मायरा ने सुनैना से कहा, एक मिनट मॉम, मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोलकर जल्दबाजी में मायरा किचन से बाहर निकल गई और लिविंग रूम की तरफ बढ़ने लगी। वहीं दीवार पर एक मिरर का डेकोरेटिव पीस लगा हुआ था। मायरा उसके सामने रुकी और उसमें अपना चेहरा देखने लगी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी, और तभी उसे मिरर में अपने साथ साथ किसी और का चेहरा दिखाई देने लगा। ये चेहरा कार्तिक का था, जो मायरा को देखकर मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि मायरा उससे कोई सवाल करती या कुछ कहती, कार्तिक ने ही उस सवाल को पूछ लिया, बताओ मायरा, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? क्या तुम्हारे दिल में कोई है? अगर हाँ तो जाकर बताओ अपनी मॉम को। कार्तिक के सवाल ने मायरा को और परेशान कर दिया। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कस ली। कुछ देर बाद मायरा ने खुद को शांत किया और अपनी आंखें खोली। फिर उसने दोबारा उस मिरर में देखा, लेकिन अब कार्तिक उसे वहां दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे याद आया कि वो अपनी मॉम के सवाल का जवाब दिए बिना ही किचन से बाहर निकल गई थी।
मायरा पलट कर वापस किचन में गई और अपनी मॉम के पास जाकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि सुनैना उससे कुछ पूछ पाती, मायरा ने खुद ही उनके सवाल का जवाब दे दिया। मॉम, इससे पहले कि आप मुझसे दोबारा उस बारे में बात करें, मैं आपको बता दूं कि मैं किसी को पसंद नहीं करती और ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। इस पर सुनैना ने मुस्कुराकर मायरा को देखा और उससे कहा, ठीक है बेटा, मैं तो बस तेरे दिल की बात जानना चाहती थी। मायरा ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस सुनैना को एक नज़र मुस्कुरा कर देखा और किचन में उनकी हेल्प करने लगी। वहीं सुनैना जी मन ही मन सोचने लगी, चलो अगर इसके दिल में कोई और नहीं है और ये किसी और से प्यार नहीं करती तो फिर हम राहुल के साथ इसकी शादी की बात तो आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ शनाया अपने कमरे में हैरान परेशान इधर से उधर चक्कर लगा रही थी और इस परेशानी में उसने अपनी जेब से फोन निकाला और आदित्य को फोन मिला दिया। जैसे ही आदित्य ने फोन उठाया, उसके कुछ बोलने से पहले शनाया उस पर बरस पड़ी। क्या चाहते हो तुम? क्या तुमसे कुछ नहीं हो सकता? आदित्य को समझ आ गया था कि शनाया किस बारे में बात कर रही थी। उसने कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम ही बताओ, क्या चाहती हो कि मैं मायरा को किडनैप कर लूं? शनाया वैसे तो बहुत परेशान थी, लेकिन आदित्य की बात सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत कहा, वैसे आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। अगर तुम उसे किडनैप कर सकते हो तो बेशक कर लो। आदित्य अब शनाया की बातों से परेशान हो चुका था। उसने झुंझलाते हुए कहा, क्या तुमने मुझे कोई गुंडा या उठाई गिरा समझ रखा है जो तुम मुझसे ऐसे उल्टे सीधे काम करवाना चाहती हो? पहले ही तुम मुझे सुपारी वाले मामले में इतनी बुरी तरह से फंसा चुकी हो कि मैं मायरा की नजरों में गलत साबित हो चुका हूँ। और सिद्धार्थ, उसने तो ऑलमोस्ट मुझे अरेस्ट ही करवा दिया था। इतनी मुश्किल से बच पाया था मैं। आदित्य की इस बात पर शनाया ने उसे धमकाते हुए कहा, ओह प्लीज, तुम कुछ नहीं कर पाए थे, बल्कि मैंने तुम्हें बचाया था। अब ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अपना मुंह बंद करो और सोचो कि आज रात मायरा को डिनर पर जाने से हम कैसे रोक सकते हैं। इतना बोलकर शनाया ने फोन काट दिया और जैसे ही वो फोन को बेड पर फेंकने वाली थी, वैसे ही उसके फोन पर रणविजय का फोन आया। शनाया ने उसका फोन काट दिया, लेकिन तुरंत ही शनाया का फोन फिर से बजने लगा और इस बार भी रणविजय का ही फोन था। कुछ सोचते हुए शनाया ने फोन उठा लिया और एटीट्यूड में बोली, जब मैंने एक बार तुम्हारा फोन काट दिया तो इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दोबारा क्यों फोन कर रहे हो तुम? उसकी बात सुनकर रणविजय भी तेज में आ गया और तेज आवाज में बोला, अच्छा, जब तुम्हें जॉब की जरूरत थी तब तुम मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड थी, लेकिन अब जब तुम्हारी जॉब लग गई है तब तुम मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। रणविजय की बात सुनकर शनाया थोड़ी नॉर्मल हो गई और फिर उससे बोली, अच्छा ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? शनाया की बात सुनकर रणविजय के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम अभी इसी वक्त मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आओ। रणविजय ने शनाया को अपने घर बुलाया था और उसे लग रहा था कि शनाया तुरंत उसकी बात मान जाएगी, लेकिन शनाया ने उसका उल्टा ही किया। उसने रणविजय से कहा, नहीं, मैं अभी तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती। उसकी ना सुनकर रणविजय को उस पर गुस्सा आ गया और उसने शनाया को धमकाते हुए कहा, तुम्हें तो मेरे घर आना ही होगा। शनाया, तुम ऐसे मेरी बात को टाल नहीं सकती, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। शनाया ने भी तुरंत जवाब दिया, तुम मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ये सुनकर रणविजय के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। उसने धमकी भरे लहजे में शनाया से कहा, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ शनाया। अगर तुम मेरी बात मानकर मेरे घर नहीं आई तो मैं वो सारे एविडेंस तुम्हारे मॉम और डैड को दिखा दूंगा, जिससे ये साबित हो जाएगा कि आज तक मायरा के साथ जो भी कुछ गलत हुआ है वो सब तुमने ही किया है। रणविजय की धमकी सुनकर शनाया की सारी अकड़ तुरंत ही ढीली पड़ गई और उसने रणविजय से कहा, मैंने तुमसे इतना प्यार किया रणविजय,
और तुम मुझे इस तरह धमकी दे रहे हो? क्या तुम अब इस तरह मेरा फायदा उठाओगे? शनाया की बातों में लाचारी की झलक साफ देखी जा सकती थी। शनाया की इस बात पर रणविजय को हंसी आ गई और उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ऐसा करने के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया है शनाया। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो और मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ जाओ। मेरी बात ना मानने का अंजाम तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। इतना कहकर रणविजय ने फोन रख दिया और दूसरी तरफ शनाया ने एक लंबी सांस ली। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। शनाया अपने मन के खिलाफ जाकर रणविजय के घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने कमरे से बाहर आकर देखा तो लिविंग रूम में कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही शनाया लिविंग रूम से होते हुए बाहर की तरफ जाने लगी, उसे महेंद्र की आवाज सुनाई दी और उसके बढ़ते कदम अपने आप रुक गए। शनाया रुको, कहाँ जा रही हो तुम? महेंद्र का सवाल सुनकर शनाया घबरा गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बहाना बनाए। अब रणविजय से मिलने जाने वाली बात वो महेंद्र को तो बता नहीं सकती थी। बहुत सोचने के बाद उसने पलटकर महेंद्र को जवाब दिया, वो डैड, एक्चुअली ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग आ गई थी, इसीलिए आज संडे होने के बावजूद मुझे जाना पड़ रहा है। शनाया की बात सुनकर महेंद्र खुश हो गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ये तो बहुत अच्छा है कि तुम अपने काम को सीरियसली ले रही हो। तुम भी मायरा की तरह इस नई कंपनी में अपने आप को जल्द ही स्टैब्लिश कर लोगी और जल्द ही मायरा की तरह लोग तुम्हारे काम की भी तारीफ करने लगेंगे। इतना कहकर महेंद्र अपने कमरे की तरफ वापस चले गए। मायरा की तारीफ शनाया से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और महेंद्र के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर तो शनाया का गुस्सा उबाल मारने लगा था। वो मन ही मन मायरा को कोसने लगी। आज पहली बार डैड ने मेरी तारीफ की, लेकिन फिर मुझे उस मायरा से कंपेयर कर दिया। ये मायरा मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? मेरे कितने बुरे दिन आ गए हैं कि डैड मुझे मायरा की तरह बनने के लिए कह रहे हैं। मैं और उस मायरा की तरह बनूंगी? हाँ, माय फुट। महेंद्र तो अपनी बात कहकर पहले ही जा चुके थे। शनाया भी गुस्से में अपने पैर पटकते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई और जाकर अपनी कार में बैठ गई। उसका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुस्से में ही उसने गाड़ी स्टार्ट की और रणविजय के घर की तरफ निकल गई। कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद शनाया रणविजय के घर पहुंच गई। डोरबेल बजाने के तुरंत बाद ही दरवाजा खुल गया और रणविजय ने शनाया को ग्रीट किया। आओ शनाया, वेलकम। इतना कहते हुए रणविजय जाकर सोफे पर बैठ गया और शनाया को भी अपने पास बैठने का इशारा किया। शनाया धीरे से चलकर गई और सोफे पर बैठ गई। इसके बाद रणविजय ने सामने टेबल पर रखा एक ग्लास उठा लिया। उस ग्लास में वाइन भरी हुई थी और रणविजय ने अचानक ही वो ग्लास शनाया की तरफ बढ़ा दिया। रणविजय के इस मूव से शनाया हैरान रह गई। रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर उसका एक हाथ अपने आप आगे बढ़ गया और शनाया ने रणविजय का हाथ पकड़ते हुए कहा, नो थैंक्स, आई एम फाइन विदाउट इट।